नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और इस लॉकडाउन में आप सभी जरूर कुछ न कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आप तमाम लोगों से मेरा सादर अनुरोध है कि आप बैठे नहीं, आप कुछ न कुछ पढ़ाई को जारी रखें। एक न एक दिन इस कोरोना रूपी वायरस को खत्म होना ही है और हम सभी इस वायरस से जंग जीतेंगे। सो आप सभी से मेरा सादर अनुरोध है कि आप इस कठिन परिस्थिति में अपने आप को बनाए रखें, अपने मंजिल को टूटने ना दें ताकि आप बिखर न जाए। इस मुहिम में जुटे रहें कि हमें 2021 में अच्छी तरीके से कम समय में ही तैयारी करके परीक्षा देना है। सो आप सभी से एक सादर अनुरोध है कि निश्चित तौर पे इस कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को ऊर्जावान बनाए हुए रहें और आगे बढ़ने का हरदम प्रयास करें। वक्त कठिन आता है और वो जाता भी है। सो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भूगोल। और भूगोल में हम लोग क्लास में कुछ पॉइंट को पढ़ लिया था, लेकिन जो बाहर वाले लड़के होंगे जो यूट्यूब पे देखना चाहेंगे तो आज हम लोग पढ़िए लेसन नंबर 1 के क, ख और ग, घ, अंग इस तरीके से बनाया हुआ है। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 के ग। ध्यान रखिएगा, लेसन नंबर 1 के ग, जिसका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत कोई पढ़ाया होगा, आर्ट्स आप पढ़े होंगे, क्लास 10 लेवल के आर्ट्स बहुत से लोग, बहुत से शिक्षकों ने पढ़ा करके अपलोड किया है। मैं सभी को स्वागत करता हूं और मैं जो पढ़ा करके भेज रहा हूं, एक बात को थोड़ा सा कंपैरिजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि सही और गलत जांचने का जो सिस्टम है वो आपके पास है। बस मैं सिर्फ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और आप सभी सही और गलत को जांचने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। और जिस पुस्तक से मैं पढ़ा रहा हूं उस पुस्तक का नाम है बीटीबीसी भूगोल बिहार सरकार, अर्थात बिहार बोर्ड का ये जो बिहार सरकार का बीटीबीसी पुस्तक है, उस पुस्तक से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और जिस तरीके से मैं क्लास में पढ़ाता था उसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने भी आज यूट्यूब पे भी पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति प्रयास ही कर सकता है दोस्तों, कोई जो है कि डायरेक्टली आगे आसमान नहीं छू सकता है। मैं प्रयास करूंगा और आप लोग इसको जो है कि अध्ययन करने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। करा यह सत्य है कि आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार है। आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार है, किंतु इस महान आविष्कार ने विनाश की इतिश्री भी किया है। इतिश्री मतलब अंत भी किया है, विनाश भी किया है या शुरुआत भी किया है। विनाश लीला का शुरुआत कर दिया है। आज आग से विनाश ज्यादा होने लगा है। आप एक बात पढ़िएगा, जब हिंदी पढ़िएगा तो सूरज निकला, शायद ऐसे करके कोई पाठ है, सहसा एक दिन सूरज निकला, मतलब अचानक एक दिन सूरज निकला। उसमें कवि कहते हैं कि मानव के द्वारा बनाया गया सूरज, मानव के द्वारा बनाया गया सूरज
एक दिन मानव को ही ध्वस्त कर देगा। एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, मानव के द्वारा बनाया गया सूरज एक दिन मानव को ही क्या कर देगा, ध्वस्त कर देगा। तो हम लोगों ने आग के ऊपर काबू तो पा लिया है, आग के बारे में रिसर्च तो कर लिया है, हम लोगों को भी खुशी है, आपको भी खुशी है, सभी को खुशी है कि हम लोग आग पर विजय पा लिए हैं। तो एक बात को याद रखिए, जब कोई शेर पालता है तो शेर को जब तक भोजन मिलता है तो शेर आपके कब्जे में होता है, लेकिन शेर जब आपके कब्जे से बाहर जाता है, यानी आप जब उसको भोजन देना बंद करते हैं तो शेर क्या होता है ना, आपके कब्जे से बाहर चला जाता है। तो उस समय क्या होता है कि आप निराश हो जाते हैं, आप हार जाते हैं कि काश अगर मैं प्रबंध नहीं किया होता, इसका भोजन नहीं जुटाया होता, इसे जगह नहीं दिया होता, तो आज शायद ये मेरे ऊपर प्रहार नहीं किया होता। उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि मानव के द्वारा बनाया गया सूरज एक दिन मानव को ही ध्वस्त कर देगा, अर्थात मानव को ही जला करके राख कर देगा। हम लोगों ने आग पर तो नियंत्रण पा लिया, हम लोगों ने एटम बम बना लिया, हम लोगों ने परमाणु बम बना लिया, हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के अग्नि ज्वाला से धधकते ज्वाला से खेलना सीख लिया, ये सब चीज कर लिया, लेकिन ये मानव सभ्यता को क्या किया, अंत कर दिया, मानव सभ्यता को खत्म करने का प्रयास किया। हम लोग नियंत्रण तो किए लेकिन नष्ट की ओर भी बढ़ रहे हैं। आगे कह रहा है वन्य एवं वन्य प्राणियों, आप देखिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने आग के ऊपर नियंत्रण पाया तो जंगल को बर्बाद कर दिया, लाखों हेक्टेयर जंगलों में आग लग जाती है, आग लगने की वजह से जंगल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब जब जंगल नष्ट हुई तो उसके साथ साथ में जंगली जीव भी नष्ट हुई, जंगली जीव भी नष्ट हो गई, और जब जंगली जीव नष्ट हुआ तो जंगली जीव जब पकने लगा, और पकने के बाद जब वो पानी के साथ मिल करके नदी में दह करके गया या समुद्र में गया, तो क्या हुआ कि वो नमकीन लगने लगा, और पका हुआ मांस जब नमकीन लगने लगा, जब इंसान उसको भोजन करने लगा, खाने लगा, तो बड़ा ही अजब तरीके का स्वाद आया, रसास्वादन हुआ। अब जो है से कि लोग क्या करने लगे कि मांस को पकाना शुरू कर दिए, और जब मांस को पकाना शुरू किए तो मांस को पकाने के लिए क्या चाहिए, दहन चाहिए, ज्वाला चाहिए, आग चाहिए। तो भाई आग कैसे उत्पन्न हो, ज्वाला कैसे उत्पन्न हो, कहां से ईंधन आएगा, तो जंगलों को हरास करो, जंगलों से लकड़ियां को काट करके लाओ और क्या करो, भोजन बनाओ, जिससे कि भोजन पकेगा और उसके बाद उससे हमें स्वादिष्ट व्यंजन प्राप्त किया जाएगा। तो ये देखिए कि आग पर नियंत्रण तो हम लोग पाए, आग का आविष्कार तो कर लिए, लेकिन विनाश किसको किए, अपने आप को विनाश किए, अपने वातावरण को विनाश किए, अपने उस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को विनाश किया, जिससे हमारी प्राकृतिक असंतुलन बढ़ गया, और प्राकृतिक असंतुलन बढ़ने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो गई। आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आग पर नियंत्रण तो पाने के बाद भी हम लोग अभी सही तरीके से सुखी से चैन से नहीं है। कहा कि वन्य एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के सुख प्रमुख हम सफर है, प्रमुख हम सफर है। कहने का मतलब हम तुम्हारे बिना सनम, तुम मेरे बिना सनम, अधूरा ही रह जाओगे, ये कसम है, कसम है, ये सनम कसम है। याद रखिएगा, कराए कि वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। आप जिस प्रकार से कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल होता है, करुणे पुत्र कर्णस्य दानवीरता जब पाठ पढ़िएगा तो उसमें बहुत ही भयानक तरीके से वर्णन किया गया है कि कुंती पुत्र कर्ण के शरीर के ऊपर जब कवच और कुंडल होता है तो इस पूरे ब्रह्मांड के कोई भी देवी देवता उसे मार नहीं सकता है, उसे नष्ट नहीं कर सकता था। कह रहा है कि यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। हमारा इनसे अटूट संबंध वास्तव में वन प्रकृति का एक अमूल्य क्या है, उपहार है। मतलब इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है, अमूल्य है, किसी भी प्रकार का इसका मूल्य हम लोग नहीं लगा सकते हैं।
सृष्टि के आरंभ से ही मानव इसके आंचल में पोषित होता रहा है। वन एवं वन्य मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। यह इस जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में क्या करता है, सहायक होता है। भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ के लोग आरंभ से वन प्रिय है। मेरे प्यारे मित्रों, हिंदुस्तान में लोग वन्य प्रिय बहुत ज्यादा रहे हैं, इसलिए तो वनों की पूजा होती है। मेरे यहाँ किसी दिन तुलसी की पूजा होती है, तो किसी दिन वट वृक्ष की पूजा होती है, किसी दिन पीपल की पूजा होती है। तमाम जो बर होता है ये इसको भी पूजा जाता है। नीम की पूजा होती है। बहुत प्रकार के ऐसे पौधे हैं जिनका पूजा हमारे हिंदुस्तान सभ्यता में की जाती है। उसके बाद में कराए कि हम आज अपने लालसा को बढ़ाने के चक्कर में, भाग दौड़ की जिंदगी के चक्कर में आज अपने आप को हम लोग वनों को क्या कर दिए हैं, विनाश कर दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। बस अपनी लालच, अपनी सुख को पूरा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, वन को विनाश किया है। अब हम लोगों के अंदर में तो आप लोग कहिएगा तब सर आप नहीं किए हैं, हम भी किए हैं। हम नहीं करते तो इतना बेंच और टेबल कैसे बनता। हम भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। ध्यान रखिए, टेबल कुर्सी बेंच जो ऊपरी का पटरा होता है, जो ऊपर सतह होती है या बैठने वाला जो सतह होता है, उसको बनाने के लिए तो लकड़ियां की आवश्यकता पड़ती है ना जी। तो हम भी उसमें शामिल हैं। हमारे द्वारा भी वनों का विनाश हुआ है, वनों का ह्रास हुआ है। तो मैं प्रयास करूंगा कि वन कम विनाश हो, कम ह्रास हो, है ना। आप भी प्रयास कीजिएगा, वन लगाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि वनों की कटाई पर रोक लग सके और वनों का विस्तारीकरण हो सके। उसके बाद में वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। ध्यान दीजिए, करा वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और क्या वितरण, मतलब इसका वितरण कैसे कैसे है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से बांटा गया है, इन तमाम बातों को हम लोग इसी लेसन में जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, कहने का मतलब हुआ कि वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का कैवां देश है, 10वां देश है। ध्यान रखिएगा, वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का कैवां देश है, 10वां देश है। भारत जो है वो विश्व का कैवां देश है, 10वां देश है। यह करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। ध्यान रखिएगा, 68 करोड़ भूमि पर वन का क्या है, विस्तार है। रूस में ध्यान रखिएगा, भारत में कितना, 68 करोड़, रूस में कितना है, 809 करोड़, 809 करोड़। उसके बाद में जो विश्व में प्रथम है, विश्व में प्रथम वन के विस्तार के मामले में कौन है, रूस है। भारत में कितना है, 68 करोड़। ब्राजील में कितना है, ध्यान रखिएगा, ब्राजील में है 478 करोड़ हेक्टेयर। कनाडा में है कितना, 310 करोड़। सी मतलब करोड़ और एच मतलब हेक्टेयर कर देता हूं, ध्यान रखिएगा। सी मतलब करोड़, एच मतलब हेक्टेयर, एच मतलब हेक्टेयर। मतलब भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर में वन का फैलाव है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर में वन का फैलाव है। ब्राजील में 478 करोड़ हेक्टेयर वन का फैलाव है। कनाडा में 310 करोड़ हेक्टेयर वन का फैलाव है। यह इस तरीके से वनों का विस्तारीकरण किया गया है। अब देखिए, उसके बाद में कह रहा है कि अमेरिका में 303 करोड़ हेक्टेयर। इंडोनेशिया में देखिए, अमेरिका में कितना, अमेरिका में 303 करोड़ हेक्टेयर। उसके बाद में इंडोनेशिया में ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में कितना करोड़ है, इंडोनेशिया इंग्लिश में लिखा गया था। इंडोनेशिया में कितना करोड़, 88 करोड़।
88 करोड़ हेक्टेयर, इंडोनेशिया में 88 करोड़ हेक्टेयर। और पेरू, देखिए पेरू में है 69 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र का फैलाव है। FAO मतलब इसका फुल फॉर्म हुआ कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का मतलब A फॉर फूड, A फॉर एग्रीकल्चर और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था। पूरे विश्व में 1948 में एक आंकड़ा निकाला गया 1948 में कि पूरे विश्व में कितना करोड़ हेक्टेयर वन था? 4 अरब हेक्टेयर कितना था जी? 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो 1963 में घटकर 3.8 अरब हेक्टेयर पर आ गया। 1948 में बेटा 4 अरब हेक्टेयर था, वही 1963 में कितना हो गया? 3.8 अरब हेक्टेयर। 3.8 अरब हेक्टेयर कब हो गया ये? 1963 में। बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, मजा आएगा। मोहब्बत कराएंगे, जरूर करवाएंगे, किताब से करवाएंगे, दूसरा चीज से नहीं करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन में मोहब्बत ही तो एक ऐसी चीज है जिसे एक बार हो जाए तो दोबारा छूटने वाला नहीं है। अब चाहे जिस चीज से मोहब्बत हो जाए, चाहे किताब से मोहब्बत हो जाए या किसी और से मोहब्बत हो जाए, है ना, ये छूटता जल्दी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना है ना। जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। कितना मोहब्बत करे वाला बेचारा तरस रहा होगा, कहे कि लॉकडाउन है ना, मिलना जुलना जो है से कि एकदम सब बंद है। तो खैर किताब से मोहब्बत कीजिए ना, दुनिया की हर ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी और निश्चित तौर पे आप जंग जीतिएगा। आपसे आगे कोई नहीं हो सकता है। आप आगे बढ़ने का कोशिश करें, संघर्ष करें, आप मंजिल को पा सकते हैं, है ना। मोहब्बत की गाड़ी को बढ़ाना हो तो किताबों के साथ बढ़ाइए, निश्चित तौर पे आपका मोहब्बत की गाड़ी आगे बढ़ेगी और आप भी आगे बढ़िएगा। अब उसके बाद में कह रहा है कि भारत में वनों का विस्तार एक समान नहीं है। यहाँ का पूर्वोत्तर राज्य एवं मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। यहाँ के पूर्वोत्तर राज्य एवं मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से बहुत ही क्या है, काफी समृद्ध है। किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे है। किंतु ध्यान दीजिए, करा मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से काफी समृद्ध है, किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे है, जहां 90.3% भौगोलिक क्षेत्र में वन विकसित है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा गया है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा गया है। पहला है अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन। दूसरा है सघन वन, सघन वन। तीसरा है खुले वन, खुले वन। चौथा है झाड़ियां एवं अन्य वन, झाड़ियां एवं अन्य वन। उसके बाद में बेटा 5वां है मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। ध्यान दीजिए। अब देखिए इसके बाद में सभी का अलग तरीके से अत्यंत सघन वन। वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। एक है अत्यंत सघन वन, दूसरा है सघन वन, तीसरा है खुले वन, चौथा है झाड़ियां एवं अन्य वन और 5वां है
मैंग्रोव वन। अब कह रहा है कि अत्यंत सघन वन, भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.4 लाख हेक्टेयर भूमि। ये देखिए इसका विस्तार जो हुआ है वो 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि, 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। अब कह रहा है कि असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व 75% से क्या है, अधिक है। उसके बाद में कह रहा है कि सघन वन, आइए दूसरा कौन सा वन, सघन वन का, इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं। सघन वन के कितना बेटा, 73.60 लाख हेक्टेयर, 73.60 लाख L4 लाख H4 हेक्टेयर को मान लिया है ना, हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, सघन वन के अंतर्गत कौन आता है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में कौन है बेटा, सिक्किम। उसके बाद में मध्य प्रदेश है ना, एकदम सघन वन है, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड। तो याद रखिए सघन वन में कौन कौन सा राज्य आएगा, तो इसके अंतर्गत में आएगा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व जो है, देखिए सघन वनों का घनत्व जो है वो 62.99%, 62.99%, कितना है जी, 62.99% है। उसके बाद में करा ओपन वन, खुले वन, 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है, इस वर्ग के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। असम के आदिवासी जिलों में, आदिवासी समाज के लोगों के बारे में आप लोग जानते हैं कि आदिवासी सबसे ज्यादा, जितने भी लगभग पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, और उसका कुछ प्रभाव हमारे अपने बिहार राज्य के बगल में झारखंड है, तो झारखंड में भी आदिवासियों का अच्छा खासा प्रतिशत देखने को मिलता है। अब उसके बाद में है झाड़ियां एवं खुले वन। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं शुद्ध अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के, देखिए राजस्थान में झाड़ी टाइप के वन मिलते हैं, वहां पे पूरी तरीके से बड़े बड़े वृक्ष के रूप में वन नहीं पाए जाते हैं। रीजन है कि वहां पानी की क्या है, कमी है, जिसके वजह से वो पेड़ पौधे ज्यादा लंबा नहीं हो पाते हैं, उसको ऊर्जा ज्यादा नहीं मिल पाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, छोटा छोटा रह जाता है, अर्थात झाड़ी नुमा बन जाता है। आप अपने गांव घर में भी देखे होंगे छोटा छोटा झाड़ी वो इसलिए हो गया क्योंकि उसको सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाया, जिसके वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो पाया, आगे वो नहीं बढ़ पाया। आप देखे होंगे बेटा, कोई बच्चे का विकास जो होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, और किसी किसी बच्चे का विकास जो होता है वो बहुत ही कम गति से होता है। रीजन है कि किसी को अच्छे तरीके से पोषण आहार मिलता है तो वो आगे बढ़ जाता है, और जिसको पोषण आहार कम मिलता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो थोड़ा सा उसकी शारीरिक स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। यही कारण है कि गरीब परिवार के बच्चों का शारीरिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बिगड़ता है, और अमीर परिवार के बच्चों का शारीरिक स्ट्रक्चर बहुत ही कम बिगड़ता है।
गांव घर की बेटियों का शारीरिक स्ट्रक्चर इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि उसे संतुलित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है और उसके शरीर से अनियंत्रित पानी का बहाव होता है, जिसकी वजह से हमारे गांव घर की बेटियों का शारीरिक स्ट्रक्चर बहुत ही बिगड़ जाता है ना। बेटा हर कोई का चाहत होता है कि मेरा शरीर अच्छा हो, है ना। सबको चाहता है कि हम भी सोनम कपूर बन जाए, है ना। हर कोई चाहता है हम भी आलिया भट्ट बन जाए। लड़का वानियों चाहता है कि शाहरुख खान बन जाए, कोई चाहता है कि अमिताभ बच्चन बन जाए, कोई चाहता है कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बन जाए। बहुत सा लोगों को बहुत तरीके का सोच होता है। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी कोई अच्छा टीचर बन जाऊं, कोई अच्छे प्रोफेसर जो टीचर है उनके जैसा मेरा भी सोच है कि मैं भी वैसा बनने का प्रयास करूं। अब उसके मैंग्रोव वन, जिसको बोलते हैं तटीय वन, तटीय वन अर्थात मैंग्रोव वन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। जो समुद्र के किनारे जो वन पाए जाते हैं उसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। समुद्र के किनारे जो वन पाए जाते हैं उसे कौन सा वन कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं। अर्थात जो समुद्र के किनारे बसा हुआ जगह है या जो समुद्र के किनारे जो वृक्ष है, जैसे सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन का विस्तार है। क्यों सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन का विस्तार है? क्योंकि सुंदरवन डेल्टा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे में है। तट मतलब क्या होता है बेटा, किनारा। अब करा है कि मात्र 5% यानी 4500 किलोमीटर क्षेत्र में ही, भारत में ही है जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है। समुद्र तटीय राज्यों में मतलब जो जो राज्य समुद्र के किनारे है उन तमाम राज्यों में ही मैंग्रोव वन मिलेगा, और जो राज्य समुद्र के किनारे नहीं है उस राज्य में मैंग्रोव वन का विस्तार नहीं के बराबर है। अपवाद में तो हर जगह हर चीज मिलता है, अपवाद में हर जगह हर चीज मिलता है बेटा, लेकिन अगर बात किया जाए तो संपूर्ण मात्रा में, संतुलित मात्रा में वो हर जगह नहीं मिलता है। वो जहां रहता है वही मिलता है, समझ में आ रहा है ने। अपवाद में तो हर जगह मिलता है, लेकिन जब मतलब कम मात्रा में खोजेगा तो वो जो है वैसे नहीं होगा। अब करा कि 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव, अब करा है कि जिसमें आधा समुद्र तटीय राज्यों में फैला, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में कहा सुंदरवन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, प्रश्न आएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरवन डेल्टा। करा इसके बाद गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वन है। कुल मिलाकर 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के लगभग 12 राज्यों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। करा है कि जिनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल एवं दमन दीव, केरल दमन दीव शामिल है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.14% क्षेत्र यानी 4.4 लाख हेक्टेयर में ही मैंग्रोव वन है। कितना जी, 4.4 लाख हेक्टेयर। पश्चिमी बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र अर्थात 47.6% क्षेत्र इसके अंतर्गत है, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है। यहाँ 21% क्षेत्र में मैंग्रोव का विस्तार है, और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां मात्र 14% क्षेत्र में क्या फैला हुआ है, मैंग्रोव वन का विस्तार है। विशेष देखिए, एक एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए आपको किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना किताब पढ़ ले तो कोई गुजारा हो ना, इसलिए किताब पढ़ लेना, ईमानदारी से पढ़ना। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। क्या आप जानते हैं, हम तो जानते हैं, लेकिन क्या है आप जानते हैं, कह रहा है कि देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। 7 सिस्टर जाने हैं ना, 7 बहन, जिसको पूर्वोत्तर 7 सिस्टर बोलते हैं। 7 बहन के राज्य से, 7 बहन के नाम से जाना जाता है, अन्ना, मम्मी, ATM, है ना। अब देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र यानी कि 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। भारत में 188 आदिवासी जिलों में, भारत में
188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का 60.11% पाया जाता है। देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान कैमा है। वन से ढका हुआ प्रदेश, वनों से सघन प्रदेश, वनों से एकदम हरा भरा प्रदेश मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा सघन वन कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जहां देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 11.22% वन है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, जहां 10.01%। बेटा, प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़ जो 8.25, चौथे स्थान पे उड़ीसा, जबकि महाराष्ट्र का स्थान 5वां है, 7.01% वन क्षेत्र है। संसार में मात्र 3-4 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है। लगभग 800 वर्ष पूर्व 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की क्या कर दी गई थी? कटाई कर दी गई। 6 लाख बिलियन, ध्यान रखिएगा, 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है। हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। आप धीरे धीरे नीतीश चाचा के आप सुने होंगे ना, नीतीश जी का जल जीवन हरियाली योजना। भले ही जल जीवन हरियाली योजना सक्सेस हो चाहे ना हो, पर नेताजी के चेहरा के ऊपर हरियाली योजना आ गया है। नेताजी के चेहरवा के ऊपर में हरियाली योजना आ गया है। जल जीवन हरियाली योजना भले ही धरातल पे उतरे या ना उतरे, लेकिन प्रत्येक नेताओं के चेहरे पे हरियाली योजना का लाभ दिखाई दे रहा है। आप अपने गांव में जरा एकदम अच्छे तरीके से आंकड़ा जुगाड़ करके देख लीजिएगा कि जल जीवन हरियाली योजना का क्या प्रकोप है, कितना ज्यादा इसका फायदा लोगों तक पहुंचा है। ये मैं नहीं, आप लोग बोलिएगा, आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। कोई भी सरकार हो, सभी सरकार के कामों को देखने का हक बनता है, क्योंकि हम लोग वोट दिए हैं और वोट का कीमत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक वोट से किसी को स्वर्ग की सीढ़ी पे बैठा सकते हैं, तो एक वोट से उसी स्वर्ग की सीढ़ी से नीचे उतार के नरक में धकेल सकते हैं। चल जाओ बेटा तेलहंडा में, ये काम हम ही लोग कर सकते हैं, ये काम जनता कर सकती है, ये काम पब्लिक कर सकती है। एक वोट से उसे स्वर्ग की सीढ़ी मिल सकती है, एक वोट से उसे नरक की सीढ़ी मिल सकती है, अर्थात नरक में जा सकता है, तेलहंडा में भी जा सकता है ना। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं है, मोहब्बत है, बस पढ़ाने का एक जज्बा है, जुनून है, इसलिए मन नहीं लगता है, क्या करें, पढ़ा करके भेज देते। सब्सक्राइबर नहीं है फिर भी भेज दे रहे। आप लोग के दुआ रहा तो निश्चित तौर पे सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, आप लोग का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जमाना टेक्निकल की है। आइए, बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार, बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया। बड़ा दुखद घटना है जब सुनता हूं बिहार का बंटवारा जब हुआ था झारखंड। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जैसे ही झारखंड बंटता है, हमारा बिहार से जो एकदम बिहार को हरियाली करने वाला योजना था, वो सब कहां चला जाता है? झारखंड चला जाता है, और बड़ा दिक्कत होता है। बिहार मात्र सिर्फ समतलीय भूमि लेकर रह जाता है, और बिहार से पूरा का पूरा जो वनाच्छादित प्रदेश था, वनों से ढका हुआ जो जगह था, वो सब कहां चला जाता है? झारखंड चला जाता है। सब कहां गया? झारखंड चला गया। कराए कि समाप्त हो गया। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा गया, रोहतास, कैमूर। ध्यान रखिए, ये सब बिहार वाला अपन वाला हो, ये अपन बिहार के नाम है बेटा, याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। निश्चित तौर पे एक न एक दिन मोहब्बत कराएंगे इस किताब के पन्नों से। एक बार बस पढ़ना सीख लीजिए, आगे बढ़िए। आपके कदम से कदम मिला करके मैं चलने के लिए तैयार हूं। शॉर्टकट का कोई ट्रिक नहीं है, शॉर्ट में मत भागिए। हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी कठिन परिश्रम करना सीखिए।
और जब तक कठिन नहीं कीजिएगा, कठिन परिश्रम नहीं कीजिएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कह रहा है कि चंपारण, वही चंपारण 1917 वाला चंपारण, जहां गांधी जी प्रथम सत्याग्रह किए थे 1917 में, जहां वहीं से 1917 के चंपारण सत्याग्रह से गांधी कहलाने लगे। ये वही बिहार है जिसको चाह लिया उसे बना दिया, और जिसको चाह लिया कि इसको उतार देना है तो उसे उतार भी दिया है। झारखंड का याद है ना। अब कराए नालंदा, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों के वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 37,000 वर्ग किलोमीटर 3700 वर्ग किलोमीटर है। शेष में अवक्रमित वन क्षेत्र है। वन के नाम पर केवल झाड़ झरमुट बच गए। वन के नाम पर केवल झाड़ झरमुट बच गए हैं। छोटा छोटा भुच्ची को पौधा बच गया है बेटा, छोटा छोटा पौधा, छोटा छोटा भुच्ची को तनी को समझ में आ रहा ना, एकदम गांव घर के भाषा में एकदम मतलब छोटा छोटा पौधा बच गया है, बड़ा बड़ा पौधा। इसलिए तो अब खास करके हमारे गया जिला में बिना पेड़ के पहाड़, बिना पानी के नदी, अरे बाबा रे बाबा, बहुत कहने में तो खराब लगता है, लेकिन क्या कहें, सब कोई जानता है, लेकिन हमने बता दिया। अब कह रहा है कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है। प्रशासनिक दृष्टि से एक आरक्षित वन क्षेत्र, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जो वन जलवायु की दृष्टि से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इसमें ना तो लकड़ियां ही काटी जा सकती है और न ही पशुचारण होता है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रकार रोकने इत्यादि सभी के लिए यह आवश्यक है। कराए संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। संरक्षण मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा शब्द है, संरक्षण। संरक्षण, संरक्षण मतलब क्या होता है बेटा, संरक्षण मतलब होता है बचाना। संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाना। अब कह रहा है कि संरक्षण, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र यानी 54% आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। कौन सा वन घोषित किए गए हैं, आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। अब देखो रक्षित वन है दूसरा, प्रशासकीय दृष्टि सबसे पहला हम लोग पढ़े आरक्षित वन। पहला क्या पढ़े, ध्यान दीजिएगा, शादी ब्याह के टाइम था, कितना अच्छा पूरी चलता है अभी, है ना, लेकिन सब खत्म। प्रशासकीय दृष्टि से सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा आरक्षित वन। आरक्षित वन, उसके बाद में दूसरा पढ़ने जा रहे हैं कौन, रक्षित वन। रक्षित वन जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों का के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप में लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। अब कह रहा है कि जो रक्षित वन है, इसमें आप कुछ देर के लिए लकड़ी भी काट सकते हैं और पशु को भी आप क्या कर सकते हैं, चराने के लिए ले जा सकते हैं। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग, फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग 54% आरक्षित वन विभाग क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा 29% रक्षित वन है। रक्षित वन कितना प्रतिशत है, 29% रक्षित वन है। और आरक्षित वन कितना प्रतिशत है, 54%। आरक्षित वन कितना प्रतिशत, 54%। अब तीसरा है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, ध्यान रखिएगा, अवर्गीकृत। कैसे सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है।
देखिए इस प्रकार के वन में सरकार की ओर से चाहे वो पशु चराइए या लकड़ी काटिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब उसके बाद में आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देखिए ये आरक्षित एवं रक्षित का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है होगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आरक्षित एवं रक्षित का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आरक्षित एवं रक्षित का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, आरक्षित एवं रक्षित वनों का विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद करें, इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का 1 अनुपात आरक्षित वनों का है इत्यादि। इन सभी समुदायों में वनों का जो संबोधन हुआ ये बहुत ही बेहतरीन रहा। वन संपदा था वन जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। अब वन संपदाओं के ह्रास उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था। वन संपदाओं का ह्रास उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था, अर्थात जब हम किसी दूसरे देश के गुलाम थे तब से ही हमारा देश में वनों का जो हरासमेंट होना शुरू हुआ वो लगातार होती रहा। इसका प्रभाव चिपको आंदोलन के बारे में आप आगे पढ़िएगा, इसमें आएगा चिपको आंदोलन, जो विदेशी नागरिकों के द्वारा हमारे यहाँ पेड़ को काटा जा रहा था और उसको बचाने के लिए एक व्यक्ति यहाँ का उभरता है जिसका नाम होता है सुंदरलाल बहुगुणा। एक सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक कार्यकर्ता है और एक आंदोलन चला देते हैं जिसका नाम है चिपको आंदोलन। आइए वो हम लोग आगे इसी लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन अगला वीडियो में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल पढ़ते हैं वनों का हरासमेंट कैसे हुआ। क्योंकि अंग्रेजों प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्यों से रेल मार्गों एवं सड़कों के विकास के लिए क्या करते थे? वनों का विदोहन करते थे। बेटा अंग्रेजों का जो रेलवे लाइन आप जितना भी देखिएगा, उन तमाम रेलवे लाइन का जो स्लीपर बनाया गया था, जो पटरी बनाया गया था, वो सब किसका बना हुआ था? लकड़ियों का पटरी बना हुआ था। और लकड़ियों के पटरी रहने की वजह से लकड़ियां जंगल से काट करके लाई जाती थी, जिससे वनों का ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा था? ह्रास हो रहा था। और वन को ह्रास होने से हमारा प्राकृतिक संतुलन क्या होते जा रहा था? बिगड़ते चला जा रहा था। और जब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ना शुरू हुआ तो हमारे यहाँ अनेकों प्रकार के वायरस वायुमंडल में समाहित होना शुरू हो गया। इसलिए अगर वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचाना है, दूषित होने से बचाना है, तो हम सभी को वनों का विस्तार करना होगा, तभी जाकर के हम वातावरण को संतुलित बना सकते हैं। भारत में ध्यान रखिएगा, भारत में वनों का ह्रास का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। और देखिए भारत में वनों का सबसे ज्यादा ह्रास जो हुआ वो इसके वजह से हुआ कि भारत के लोग सबसे ज्यादा खेती करते हैं। आप सुने होंगे कि भारत एक कौन सा प्रधान देश है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कौन सा प्रधान देश है? भारत कृषि प्रधान देश है ना। उसके बाद में आप सुने होंगे कि बिहार के सबसे अधिक लोग आश्रित रहते हैं किसके ऊपर? तो कृषि के ऊपर। बिहार के लोग सबसे ज्यादा आश्रित रहते हैं किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा अपना बिहार में ना किसी भी प्रकार का ज्यादा कल कारखाना नहीं है। अब कराया है कि 1951 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि परिवर्तित हो गया। विशेष रूप से पूर्वोत्तर मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लैश और वर्ण खेती। ध्यान रखिएगा, स्लैश और वर्ण एग्रीकल्चर। देखिए स्लैश मतलब होता है स्थानांतरित और वर्ण मतलब होता है इसको बदल के झूम। स्लैश मतलब होता है स्थानांतरित और वर्ण मतलब होता है झूम। यानी कि दोनों को हम कहें कि स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि हम कह सकते हैं। ये देखिए स्थानांतरित कृषि और झूम कृषि का ये दोनों क्या है? इंग्लिश नाम है। एक लड़का पूछा था हमसे कि सर स्लैश मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब क्या होता है। व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर ये स्लैश और वर्ण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसको समझाया कि देखो ये स्लैश इंग्लिश नेम है स्थानांतरित का, और ये वर्ण जो है ये झूम कृषि।
अर्थात स्थान बदल बदल के कृषि करने की जो प्रक्रिया है वो स्लैश और वर्ण कृषि एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो संपर्क कीजिएगा ना, जरूर कीजिएगा। लंबा बने वीडियो तो वरा से कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में पढ़ते थे ना जी। आइए, करा बड़ी विकास योजनाओं से वनों के बहुत नुकसान। 1952 ईस्वी में नदी घाट परियोजनाओं के कारण, देखिए नदी घाट परियोजना 1952 ईस्वी में, 1952 नदी घाट परियोजना कब? 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में नदी घाट परियोजना 1952 करा है कि उसमें परिणाम कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा। 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, ध्यान रखिएगा, गाय से 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का क्या करना पड़ा? हरास करना पड़ा। वन एवं वन्य जीवों के विनाश में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ियों को उपयोग की भी काफी भूमिका रही। अब देखिए, वनों के विनाश में हम लोग पशुचारण भी हम लोग को महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जंगल से लकड़ियां को काट करके हम लोग स्लेपर बनाना शुरू किया। हम लोग जंगल से लकड़ियों को ला करके ईंधन के रूप में उसका उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे कि वनों का क्या होने लगा? हरास होने लगा। दिन प्रतिदिन वन क्या होते चला गया? हरास होते चला गया। सड़क के निर्माण हो रहा है, 50 वर्ग किलोमीटर में सड़क का निर्माण होगा। उतना जहां पे वन फैला हुआ है, इन तमाम क्षेत्रों में जैसे 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 आधुनिकीकरण होता चला गया, वनों का हरास होता चला गया। और जब बेटा वन का ह्रास होता चला गया तो प्राकृतिक अपना बवंडर दिखाना शुरू कर दिए। प्राकृतिक कहते हैं, पेड़ कहता है कि देख बेटा, तुमको अगर मुझे जन्म देने नहीं आता, तुमको अगर मुझे सेवा करने नहीं आता, तो तुम मुझे काटना भी ना सीखो। अगर तुम मुझे काटते हो तो तुम मेरे बीज को बो देना, तब काटने का तुम हकदार हो, अन्यथा तुम ऐसे मेरे बीज को काटने का हकदार नहीं हो। अब कह रहा है कि कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्ष रोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां क्या हो गई? खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। अब जो है से कि क्या हुआ कि भारत में कि एक ही वृक्ष को रोपो, सब कोई रोपो, सभी व्यक्ति एक ही वृक्ष को रोपो, काहे? कीमती है। सबको लगता है बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अरे भाई, तब बेटी न रहेगा तब ब्याह कहां होगा? बात को पहले समझना है। अब अपने बारे में भी अगर हम कहें, मेरे बाबूजी भी एक बेटी के प्रयास में 4 बेटा, नंबर लग रहा है, दिक्कत हुआ, प्रॉब्लम हुआ। मेरी बहन नहीं है, आज प्रॉब्लम है, दिक्कत होता है। उस दिन ज्यादा दिक्कत होता है जिस दिन रक्षाबंधन होती है। खैर, मेरे यहां पढ़ने वाली तमाम जो बेटियां हैं, उन तमाम बेटियों को मैं अपनी बहन मान करके उन तमाम लोगों की श्रद्धा के साथ मैं जीने का प्रयास करता हूं। और सभी बेटियों से आग्रह करता हूं कि आप सभी मेरी बहन हैं, आप ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ईमानदारी से आगे बढ़ने का। जितना भी वीडियो आप लोग देखिएगा वो सभी कोई लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करेंगे, क्योंकि आपको मैंने अपना बनाने का प्रयास किया है। इसलिए आप सभी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। अब करें हिमालय यम संकट में, करा हिमालय चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ी की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक, टैक्सोल ध्यान रखिएगा, टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। चिड़चिड़िया के पेड़ से, चीड़ी नामक पेड़ से टैक्सोल नामक एक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग करते हैं किसका? तो टैक्सोल का। टैक्सोल कौन से वृक्ष से निकाला जाता है? तो चीड़ी नामक पेड़ से, चीड़ी नामक पेड़ से टैक्सोल निकाली जाती है, या उसकी छाल से, उसकी पत्तियों से भी टैक्सोल निकाला जाता है। और इस टैक्सोल का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं?
इस टैक्सोल का प्रयोग कैंसर रोगी के उपचार में हम लोग करते हैं। कराए इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। अब इस टैक्सोल से बनी जो दवाइयां होती है वो कैंसर के इलाज के लिए विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली क्या है, ये दवाइयां हैं। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। यव, ध्यान रखिएगा, यव के हजारों पेड़ क्या हो चुके हैं, एकदम खत्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। उसके बाद में करा जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ा वैसे वैसे वन जीवों का आवास भी तंग होता गया। अब जैसे जैसे वन का ह्रास होता गया वैसे वैसे जंगली जीव जंतुओं का आवास यानी घर क्या होता गया, नष्ट होता चला गया। वैसे वैसे उन तमाम जीव जंतुओं का अपना जो घर था वो क्या होता चला गया, नष्ट होता चला गया। अब कराए कि भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए जीवों का शिकार वन्य जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण है। आज स्थिति यह है कि बहुत से वन्य प्राणी लुप्त हो गए हैं। हम लोग अपने जीवन को खुशी रख देने के लिए, अपने आप को संतुलित आहार पाने के लिए हम लोगों ने वन से लकड़ियां तो काटना शुरू किया ही, वन में रहने वाले जीव जंतुओं का शिकार करना भी शुरू कर दिया। कराए हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी, 81,000 वन्य प्राणी, ध्यान रखिएगा। हमारे देश में कितना हजार, 81,000 वन्य प्राणी, उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 भारतीय मूल की है। इन तमाम में से 15,000 जो है वो कौन सा मूल का है, भारतीय मूल का है। कौन सा मूल का, भारतीय मूल का है। कराए कि अब देखिए उसके बाद में विनाशकारी लीला की ओर बढ़ रहा है। आज भारत में 744 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। मेरे प्यारे मित्रों, आज के डेट में भारत में 744 प्रजातियां क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, मिट चुकी है, खत्म हो चुकी है। पहले गिद्ध होता था, गिद्ध जानवर जब कोई मरता था खेतों में जाके, गांव में देखिएगा कि पहले देखते होंगे कि जब जानवर मरता था तो गिद्ध आता था और गिद्ध लोग आ करके जानवर के मांस को नोच नोच करके खाता था। तो कुत्ते लोग जो होते थे उसके इर्द गिर्द नहीं सड़ते थे। क्यों? क्योंकि गिद्ध जो ना ऊपर से अपने ठोल से उस पर वार करता था। जब उसको मार देता था तो बेचारा, पहले के कुत्ता ज्यादा यहीं पर ही उसको हेड पे, जो ऐसे कि जब कोई मार दिया तो जो ऐसे वहां पे घाव हो जाता था, और जब सर पे, कुत्ता के सर पे अगर घाव हो गया तो वो घाव जल्दी बेस नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उसका जिह्वा वहां तक नहीं पहुंच पाता था। याद रखिए, कुत्ता के शरीर में कहीं भी घाव अगर हो गया और अगर वो जीभ, उसका जीभ अगर वहां तक पहुंच गया तो वो घाव 110% एकदम बेस हो जाएगा, यानी कि घाव आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर नहीं पहुंचा तो उसका घाव क्या हो जाएगा, वो घाव हो जाएगा पूरा, और उससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब उसके बाद में चूंकि 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। देखो 744 तो चल गया, 744 प्रजातियां चल गई और 22,531 क्या होने के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है। तालिका 1.1 से लुप्त हो चुकी प्रजाति और लुप्त होने वाले प्रजातियों के विवरण को दिखाया गया है। आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए विवरण को दिखा दिया गया है, पता चल रहा हो तो अच्छा है। आज इतना ही, यहीं तक। उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक आवास अनाक्रमण, फिर आर्थिक लाभ, फिर वनों का हरासमेंट,
इन तमाम तरीके की बातें इसी लेसन में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन गया है, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़िएगा, विस्तार से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और पूरा पेज बाय पेज, लेसन बाय लेसन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो आप मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8294375747 यानी 8294375747 पे आप सभी को संपर्क कर सकते हैं और अपना सलूशन, अपना समस्या निश्चित तौर पे खत्म कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेता हूं ब्रेक। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।